कितने मिलियन स्पर्म से रेस लगा के तो हम लोग पैदा हुए हैं, तो हम लोग हार कैसे इतनी जल्दी मान लेंगे। हम लोग बच्चों क्लास 10th की टेस्ट सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 6 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों ने वो टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाके उस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो चैप्टर नंबर 8 पे बेस्ड है, क्लास 10th की। चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं यानी कि जनन करते हैं, जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमें क्वेश्चंस को पुटअप करना है। इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग पुटअप करेंगे और हम लोग उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन है वो आप तक आती रहे। और चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, What is fertilization? Distinguish between external fertilization and internal fertilization. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में हमें डिफरेंस भी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्टिलाइजेशन जान लेते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से, मेल गैमेट हम लोग किसे बोलते हैं, स्पर्म को बोलते हैं, और फीमेल गैमेट हम लोग किसे बोलते हैं, एग को बोलते हैं या फिर के ओवम को बोलते हैं। जब ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के पहले हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट यानी कि स्पर्म जो है एंड फीमेल गैमेट यानी कि ओवम अकर्स आउटसाइड द बॉडी। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये जो गैमेट्स होते हैं ये इनका फ्यूजन जो होता है वो बाहर होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बोथ इंडिविजुअल्स डिस्चार्ज देयर गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी। दोनों के दोनों जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने गैमेट्स को बॉडी के बाहर छोड़ते हैं, बॉडी के अंदर नहीं छोड़ते हैं। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट अकर्स आउटसाइड द बॉडी। और जो बेबी होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो भी बॉडी के बाहर ही होता है। एग्जाम्पल है फ्रॉग। जैसे फ्रॉग क्या करता है कि जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने अंडे पानी में ही छोड़ देती है, देन मेल जो फ्रॉग होता है वो अपने स्पर्म छोड़ देता है और वो बाहर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर्स इनसाइड द बॉडी। जो फ्यूजन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। सेकेंड पॉइंट है ओनली द मेल डिस्चार्ज स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिशियल ट्रैक्ट। यानी कि खाली जो मेल होता है वही फीमेल के अंदर क्या करता है, अपने स्पर्म्स को डिस्चार्ज करता है। यानी कि डिस्चार्ज करने का मतलब छोड़ता है। थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट अकर्स इनसाइड द बॉडी। जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है। एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं ह्यूमंस, बर्ड्स, कैटल्स एक्सेट्रा। ये तीनों हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होता है। ठीक है, तो द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स इज इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब होती है, उसी जगह पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन द टर्म्स यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यानी कि हमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बताना है एक एक एग्जाम्पल देकर। तो सबसे पहले यूनिसेक्सुअल के बारे में देख लेते हैं। यूनिसेक्सुअल इज द प्लांट हुज फ्लावर्स कंटेन आइदर स्टेमन और कार्पेल बट नॉट बोथ। यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट हमारे वो होते हैं जिसके फ्लावर में या तो स्टेमन होगा या तो कार्पेल होगा, दोनों की दोनों नहीं होगी। देखिए स्टेमन और कार्पेल जो है वो मेल और फीमेल पार्ट है, तो या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका पपाया एंड वाटरमेलन। सेकेंड इज बाइसेक्सुअल इज द प्लांट हुज फ्लावर्स कंटेन बोथ स्टेमन एंड कार्पेल। बाइसेक्सुअल हमारे वो प्लांट होते हैं जिसके अंदर
हमारा स्टेमन और कार्पेल दोनों होता है, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों के दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है हिबिस्कस हो गया और मस्टर्ड हो गया। हिबिस्कस जो गुड़हल का फूल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में भी होगा, और मस्टर्ड सरसों को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन का फर्स्ट पॉइंट है, सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स विद इन अ फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो एक फ्लावर के अंदर होता है या बिटवीन टू फ्लावर्स या फिर के दो फूलों के बीच में होता है, लेकिन वो फूल जो है वो एक ही पौधे का होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है इसका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, फ्लावर्स डू नॉट डिपेंड ऑन अदर एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स जो है वो दूसरी एजेंसी पे डिपेंड नहीं करते। यहाँ पे एजेंसी का मतलब है वाटर हो गया या एयर हो गया, जिसके द्वारा वो सीड्स जो है वो उड़ा के या बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि उन्हीं के प्लांट, उन्हीं के जो फ्लावर होंगे उन्हीं के अंदर वो सीड गिर जाएगा और वो पॉलिनेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, तो उसे ज्यादा दूर जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारा, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए स्मॉल नंबर। और इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर एंड दस इकोनॉमिली। और इसमें कोई भी पॉलन ग्रेन्स का वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि उसी प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होता है उसी के अंदर गिर जाता है, और इस केस में वो कहीं एक आध बिखरता भी नहीं है, जो जहां है वहीं का वहीं पूरी तरीके से जर्मिनेट भी हो जाता है। तो यहाँ पे वेस्टेज तो बिल्कुल है ही नहीं, इसीलिए इकोनॉमिकल भी बहुत ज्यादा है। फिफ्थ पॉइंट है, फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव नॉर दे प्रोड्यूस नेक्टर। फ्लावर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते, ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर ऑफ द सेम जेनेटिक मेकअप। और जो इनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, यानी कि जो नया पौधा जन्म लेगा वो बिल्कुल इन्हीं के जैसा होगा, इसीलिए जो इनकी प्योरिटी होती है वो भी हमेशा बनी रहती है, मतलब इसके अंदर कोई भी वेरिएशन भी नहीं आती। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, क्रॉस पॉलिनेशन अकर बिटवीन फ्लावर बोर्न ऑन द प्लांट डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। यानी कि उसी स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट के अंदर जाके वो क्या होगा, फ्लावर जो है वो जर्मिनेट होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट है, एजेंट्स सच एज इंसेक्ट, वाटर, विंड आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। इंसेक्ट हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गया, ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है इनकी, ताकि सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराने में हेल्प करे। थर्ड पॉइंट कहता है हमारा, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज नंबर। पॉलन ग्रेन्स जो होती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर्स एंड हैंस नॉट इकोनॉमिक। इसमें क्या होता है, अब देखिए, अगर एक कीड़ा है वो अगर एक बीज को उठा के लेकर जाएगा, या तो हो सकता है रास्ते में गिर जाए, या बहुत सारे बीजों को जब उठा के लेकर जाएगा तो उसमें से कुछ गिर जाते हैं रास्ते में और वो खराब हो जाते हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरीके से हवा के द्वारा अगर उड़ के गए तब भी हो सकता है वो कहीं और चले जाए जहां पे वो जर्मिनेट ना हो पाए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, सीड्स का जो है वो वेस्टेज भी होता है, इसीलिए इकोनॉमिकल भी नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है, फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट बाय वेरियस मीन्स लाइक कलर्ड पेटल्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनके जो पेटल्स हैं, इनकी जो पंखुड़ियां होती हैं बहुत ही ज्यादा रंग बिरंगी होती हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, और इनके अंदर बहुत ही ज्यादा सेंट भी होता है, मतलब खुशबू भी बहुत ज्यादा होती है, और नेक्टर यानी कि इसके अंदर जो रस होता है वो भी काफी मात्रा में होता है, जो कि मधुमक्खियों को और दूसरे कीड़ों को चाहिए होता है। लास्ट पॉइंट है इसका, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस मे शो वेरिएशंस। अब देखिए, अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि दो अलग अलग तरीके के अगर सीड्स आपस में मिलेंगे या दूसरे के अंदर अगर जाके पॉलिनेशन करेगा तो वहां पे वेरिएशन आने के चांसेस तो हैं ही बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड डिफर इन जेनेटिक मेकअप, और इसका जो जेनेटिक मेकअप है, यानी कि हो सकता है कि वो जो पौधा है उसका साइज वगैरह भी जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक मेकअप भी होता है, यानी कि चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, यानी कि हमें डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्क्राइब करना है, क्या होता है। तो द फर्स्ट फ्यूजन प्रोडक्ट गिव राइज टू द जाइगोट, जो फर्स्ट फ्यूजन होता है वो क्या करता है, जाइगोट देता है हमें, और जो सेकंड होता है वो हमें एंडोस्पर्म देता है। बच्चों हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो पहला जो फ्यूजन होगा वो हमें क्या देगा, जाइगोट देगा। दूसरा फ्यूजन जो होगा वो हमें एंडोस्पर्म देगा। और ये जो दो प्रोसेस होती है फ्यूजन की एम्ब्रायो सैक के अंदर, इसीलिए हम लोग इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा और आप लोग इसे कॉपी में भी नोट करते रहिएगा। और वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें ऐसी भी बताऊंगा जो इसमें नहीं लिखी होंगी। क्योंकि जब हम लोग किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें जो निकल कर आती है। वीडियो काफी लेंथी होगी तो बोरिंग नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से वो पुटअप हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो डीएनए कॉपी होता है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होता है या पूरी तरीके से प्रभावशाली नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, डीएनए कॉपिंग इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, डीएनए कॉपी पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होता, एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्या होता है कि बहुत सारी जो पॉपुलेशंस होती रहती है, यानी कि जनसंख्या जो इंक्रीज होती रहती है, इसके कारण वेरिएशन भी आते रहते हैं। क्योंकि हर बार हमें नई नई तरीके की स्पीशीज मिलती है और नई नई स्पीशीज मिलती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब अगली बार फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि जो अगली ऑफस्प्रिंग होगी उसके अंदर थोड़ा और बदलाव आ जाएगा, जो उसकी अगली ऑफस्प्रिंग होगी उसके अंदर भी थोड़ा और बदलाव आता चला जाएगा, इसीलिए पूरी तरीके से कॉपी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। यानी कि हमें बताना है सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद हमें बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है डीएनए कॉपी की रिप्रोडक्शन के दौरान। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन देख लीजिए। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि उसी सेम स्पीसीज के नए इंडिविजुअल्स, यानी कि नए, जो इंडिविजुअल का मतलब है नए बच्चे जो है या फिर कि नया जीवन जो है उत्पन्न जब होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जनन बोलते हैं। बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो अस्तित्व में हो, जिसकी वजह से वो संतान जो है वो पैदा हुई। एग्जाम्पल है पेरेंट्स। द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज। और इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, पहला पॉइंट, डीएनए कॉपिंग इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है, 1 से 2, 2 की 4 बनाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉपी को रेप्लिकेशन बोला जाता है। इन दिस प्रोसेस 1 कॉपी ऑफ ईच रेप्लिकेटेड डीएनए विल बी पास टू द डॉटर सेल। और एक कॉपी जो होती है डीएनए की वो डॉटर सेल के अंदर, यानी कि जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है उसके सेल के अंदर क्या कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है, ताकि जो उसकी कैरेक्टर्स हैं वो आने वाले जो संतान है उसके अंदर क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। सेकेंड पॉइंट इज वेरिएशन में बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। और डीएनए जब कॉपी होता है तो उस दौरान वेरिएशन आ सकती है, क्योंकि देखिए 99% डीएनए जो होता है वो हर किसी का सेम होता है, 99.9% डीएनए हर किसी का सेम होता है। 0.1% डीएनए में क्या आती है, वेरिएशन आती है। इसी की वजह से हमारी शक्ल, हमारी आवाज, हमारी हाइट, ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग होती हैं। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। और यही जो डीएनए बनने के दौरान वेरिएशन आती है, यानी कि डीएनए कॉपी होने के दौरान जो वेरिएशन आती है, इसी को हम लोग इवोल्यूशन का बेसिस भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेम 1 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ईच caused due to bacterial infection and viral infection, how can these be prevented। और इनका उपचार किस तरीके से किया जा सकता है। आपको एक डिसीज लिखनी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है लेकिन वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो, और दूसरी जो है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण हो। तो पहला है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गोनेरिया है इसका एग्जाम्पल, और वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो एड्स है। एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है।
दीज डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर, और इसको हम लोग यानी कि जिम्मेदारी भरा सेक्सुअल बिहेवियर करके हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कॉन्डम ड्यूरिंग इंटरकोर्स यानी कि इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डम्स का यूज करना एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस है जिसको लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, लिस्ट टू फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है टू फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन टेस्टिस, यानी कि क्या होता है टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, यानी कि शुक्राणु की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड पॉइंट है दे सिक्रीट द हार्मोन, ये क्या करते हैं हार्मोन सिक्रीट करते हैं विच रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म की फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं कि स्पर्म जो है कितना फॉर्म होगा, ठीक है। एंड ब्रिंग चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अंदर चेंजेस भी लाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी क्या होती है, यही जो आपकी किशोर अवस्था चल रही है इसी को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें डायग्राम दिया है, और डायग्राम में हमें A B C D और E करके पूछा है कि इन पार्ट्स के हमें नाम लिखना है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा हो तो आप लोगों को याद होगा। इसमें जो फर्स्ट ए वाला पार्ट है वो ए वाला पार्ट क्या है हमारा ओविडक्ट है, या फिर क्या हम इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में भी हमने पहले भी बात करी थी, याद करो फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। बी पार्ट देखिए, बी में जो यहाँ पे एरो दिखाया गया है, बी को हम लोग क्या बोलेंगे ओवेरी बोलते हैं, सी को हम लोग यूटेरस बोलते हैं, डी को हम लोग सर्विस बोलते हैं, और ई को हम लोग वजाइना बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बी पार्ट में आप लोगों को बी पार्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वेयर डू द फॉलोइंग फंक्शंस आकर, ये कुछ फंक्शंस है ये कहाँ पर होते हैं। पहला फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एग, तो एग का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ध्यान रखना एग का प्रोडक्शन हमेशा ओवेरीज के अंदर होता है और ये फीमेल्स के अंदर ही होता है। सेकंड है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। थर्ड इज इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, तो लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, तो यूटेरस की जो लाइनिंग है यानी कि सी वाला जो एरो आपको दिख रहा होगा ये यूटेरस है, और इसकी जो लाइनिंग है यहीं पे क्या होती है, जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो जाके वहां पे चिपक जाते हैं यानी कि स्टिक हो जाते हैं। सी में हमें बोला है यहाँ पे व्हाट हैपन्स टू द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, यूटेरस की लाइनिंग के साथ क्या होता है, द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस बिकम्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं, इसमें पूरा कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का सेकंड पार्ट पूछा गया है, इफ नो फर्टिलाइजेशन ऑकर, अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, द लाइनिंग ऑफ यूटेरस स्लोली ब्रेक्स सॉरी, जो यूटेरस की लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाएगी एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना, और वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगी म्यूकस के साथ। इफ नो फर्टिलाइजेशन ऑकर, अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। आपको अगर पता हो तो ये प्रोसेस जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होती है, जब गर्ल्स के अंदर पीरियड्स चलते हैं, तो ये प्रोसेस। क्वेश्चन है मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय अमीबा और प्लेनेरिया, यानी कि अमीबा के द्वारा कौन सा मोड इस्तेमाल किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, और प्लेनेरिया के द्वारा। तो अमीबा के द्वारा बाइनरी फिजन यूज किया जाता है और प्लेनेरिया के द्वारा रीजनरेशन। आपकी बुक में जितने भी एग्जांपल्स हो आप लोग सभी एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल, आपको इंफॉर्मेशन सोर्स लिखना है कि जो सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्म होता है वो किस तरीके से होता है। स्टेट टू बेसिक इवेंट्स इन द रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के दौरान दो बेसिक इवेंट्स क्या होते हैं वो भी आपको लिखने हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन, और जो प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन का जो सोर्स होता है वो कौन होता है, डीएनए होता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड है इसमें कि द टू बेसिक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन आर, दो बेसिक इवेंट्स कौन से होते हैं, पहला क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी, यानी कि डीएनए की कॉपी बनती है। दूसरा पॉइंट है एडिशनल सेलुलर अपरेटस बाय द सेल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, और एडिशनल सेलुलर अपरेटस का यूज होता है इस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द टर्म्स इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा
इम्प्लांटेशन क्या होता है और प्लेसेंटा क्या होता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। प्लेसेंटा के बारे में तो आप लोग जानते ही होगा, इम्प्लांटेशन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। द एम्बेडिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड मैमेलियन एग into the inner thick wall of the uterus worm where it will continue to develop, it's called the implantation। यानी कि क्या होता है, जो एग होता है, मैमेलियन एग जो होता है वो यूटेरस की वॉल पे जाके चिपक जाता है और वहां पे वो क्या होता है, डेवलप होने लग जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा नाड़ी होती है जिससे क्या होता है, कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके पेट में जो बच्चा होता है उसको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या लिखेंगे हम लोग इसके बारे में। प्लेसेंटा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स डबल लेयर्ड स्पॉन्जी वेस्कुलर टिश्यू। ये डबल लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जी वेस्कुलर टिश्यू होती है ह्यूमन फीमेल के अंदर, फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग एक्टिविटी ऑफ मैटरनल एंड फीटल टिश्यू इन द वॉल ऑफ यूटेरस दैट मीन द फॉर द अटैचमेंट। यानी कि इसी से क्या होती है, अटैचमेंट होती है उस बेबी की, ताकि नरिशमेंट हो पाए और वेस्ट डिस्पोजल भी हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो एवरेज ड्यूरेशन जो होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो 40 वीक्स होता है और 280 डेज भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होती हैं, नेम 4 सच डिसीजेस। 4 डिसीजेस के नाम लिखने हैं। विच वन ऑफ देम डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कि क्या करती है, ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज कर देती है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, एड्स वगैरह जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे अल्टीमेटली उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या लिखेंगे इसमें। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीज भी बोलते हैं, आर द डिसीजेज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा होती है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, यानी कि किसी भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे। They are caused by various microorganisms that live in warm and moist environment of the vagina, urethra, anus and mouth। यानी क्या होता है, हमारे माउथ में, मुंह में, एनस में, यूरेथ्रा में या फिर के फीमेल्स की वजाइना में, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन्हें एनवायरनमेंट इस तरीके का मिलता है, वार्म एनवायरनमेंट मिलता है, गर्म एनवायरनमेंट होता है और साथ में मॉइस्ट एनवायरनमेंट भी होता है, जो कि बैक्टीरिया और वायरस को पनपने के लिए काफी अच्छा एनवायरनमेंट होता है। तो यहीं से क्या होता है, सबसे ज्यादा ये ट्रांसफर होने के चांसेस भी बीमारियों के होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 4 बीमारियों के अब हमें नाम लिखने थे। तो पहला है गोनोरिया है, सेकंड है सिफिलिस, तीसरा है ट्रिकोमोनासिस और फोर्थ है एड्स। एड्स के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में हमें 3 डिफरेंस लिखने हैं। तो पहला डिफरेंस क्या होगा पॉलिनेशन का, फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के अंदर फ्लावर के। सेकेंड पॉइंट है, पॉलिनेशन प्रीसीड्स फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन भी होता है। थर्ड पॉइंट है, पॉलिनेशन कैरीज द मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग पॉलन ग्रेन्स टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या होता है, ये पॉलिनेशन क्या करता है, मेल के गैमेट्स को कैरी करता है और फीमेल के सेक्स ऑर्गन तक लेकर जाता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट, इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। सेकंड पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो खाली पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद ही होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन्स हैज जर्मिनेटेड, और जब भी पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो जाती हैं एंड सेंड टू द मेल गैमेट्स टू ओव्यूल, क्या कर दिया जाता है, उसे ओव्यूल तक भेज दिया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, फर्टिलाइजेशन ब्रिंग्स अबाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रायो। यानी कि ह्यूमन एम्ब्रायो के अंदर प्लेसेंटा का क्या रोल होता है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव
एग्जाम्पल ऑफ 2 बैक्टीरियल एंड 2 वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, 2 बैक्टीरियल और 2 वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के यानी कि एसटीडीज हमें लिखनी है। नेम द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव विच प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ सच डिसीज, हमें 2 इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव भी लिखने हैं जो कि इस डिसीज को रोक सकते हैं। तो पहला डिसीज हमें लिखना है क्योंकि गोनोरिया और सिफिलिस है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, और वायरस के कारण एड्स और जेनेशियल वॉर्ट्स होता है। और इसका नेक्स्ट का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव विच प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दीज डिसीज यूज बाय द मैकेनिकल बैरियर। हम लोग मैकेनिकल बैरियर्स का यूज कर सकते हैं, फिजिकल डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग ऐसी बीमारियों को रोक सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन इन ए टेबुलर फॉर्म एज ऑब्जर्व इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमें बाइनरी और मल्टीपल फिजन के बीच में डिफरेंस लिखना है टेबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल बना के। तो सबसे पहले बाइनरी फिजन के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट इनटू 2 नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है वो 2 इक्वल साइज के डॉटर सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, 2 डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड बाय सिंपल डिवीजन और स्प्लिटिंग। इसमें जो 2 डॉटर इंडिविजुअल्स डिवाइड होती हैं वो सिंपल डिवीजन होता है यानी कि सिंपल स्प्लिटिंग होती है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इट इज अ डिवीजन ऑफ द पेरेंट इनटू मैनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल। यहाँ पे जो पेरेंट होता है बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड होता है। सेकंड पॉइंट है, न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू द फॉर्म एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। और क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। What does HIV stand for? HIV का मतलब क्या होता है? Is AIDS an infectious disease? क्या एड्स एक इन्फेक्शियस डिसीज है? लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग एड्स। हमें 4 मोड्स लिखने हैं जिसके द्वारा एड्स जो है वो फैलता है। पहले का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, फुल फॉर्म लिखनी है। सेकंड लिखना है, इज एड्स एन इन्फेक्शियस डिसीज, तो यस एड्स इज एन इन्फेक्शियस डिसीज यानी कि संक्रामक रोग है। 4 मेथड लिखने हैं। पहला मेथड क्या है, बाय हैविंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, ये कैसे कैसे हो सकता है। पहला मोड क्या है कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जाए तब हो सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी कि किसी को अगर पहले से ही एड्स है और उसका अगर ब्लड किसी दूसरे पर्सन को चढ़ा दिया जाता है तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स, यानी कि नीडल्स के द्वारा भी होता है। इन्फेक्टेड अगर नीडल्स किसी पर्सन को अगर एड्स की बीमारी है या उसको सिम्टम है और उसके नीडल को अगर उसी की नीडल को अगर किसी दूसरे पर्सन पे, हेल्दी पर्सन पे यूज कर लिया जाए तो वहां पे भी बीमारी ट्रांसफर हो जाती है क्योंकि वायरल है। और आप लोगों को पता ही होगा इसीलिए क्या किया जाता है कि नीडल्स हमेशा चेंज कर दी जाती है। ठीक है, और बार बार जो होता है इसीलिए ब्लेड्स भी बार बार चेंज करता है ताकि अगर मान लीजिए कि किसी का ब्लड हल्का सा भी लगा होगा तो नेक्स्ट वाला जो पर्सन होगा उसको भी बीमारी हो जाएगी अगर ब्लड कॉन्टेक्ट अगर गलती से कट लग जाता है तो। फोर्थ पॉइंट इज थ्रू द प्लेसेंटा फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई मदर है और उसको भी HIV है तो प्रेगनेंसी और वो प्रेग्नेंट भी है और तो उसका जो होने वाला बच्चा होगा उसको भी क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड एड्स, लिस्ट एनी 4 मेथड ऑफ प्रिवेंशन। हमें कि प्रिवेंशन लिखना है कि किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं। तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मेथड है यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स के दौरान कॉन्डम्स का यूज करें। सेकंड पॉइंट है अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स, नीडल्स का यूज ना मतलब नीडल्स की शेयरिंग ना करें। थर्ड पॉइंट इज टेस्ट ब्लड फॉर एड्स बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर हमें किसी को ब्लड देना है या किसी से अगर ब्लड लेना है तो उस दौरान हम लोग ब्लड का टेस्ट करा लें कि कहीं एड्स के सिम्टम तो नहीं है या वायरस का प्रॉब्लम तो नहीं है। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन पर्सन, अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अपनाने के लिए आपको 4 रीजंस लिखने हैं। पहला रीजन क्या है कि फर्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज द गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रन, यानी कि 2 चिल्ड्रन के बीच में हमेशा गैप बना कर रखें। मतलब कि अगर एक बच्चा मान लो कि फर्स्ट ईयर में है
1 साल का है तो दूसरा हुआ 3 साल या 4 साल का होना चाहिए, ये नहीं बैक टू बैक नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रोका जाना चाहिए। और थर्ड है टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीजेज होती हैं उनको भी प्रिवेंट करना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, और पॉपुलेशन ग्रोथ को भी रोकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो आंसर क्या है इसका, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत ही सिंपल होती है, सच एज फिलामेंटिस एल्गी, जैसे एल्गी हो गया आपका, स्पाइरोगैरा हो गया, जो कि ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे स्मॉल पीसीस में और फ्रेगमेंट्स में, जब वो भी क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, यानी कि जब वो बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और यही जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बाद में अब नए इंडिविजुअल्स के रूप में पैदा होने लग जाते हैं, यानी कि बड़े होने लग जाते हैं। लिस्ट 2 advantages of the vegetative reproduction practiced in the case of an orange plant। अगर एक ऑरेंज प्लांट है तो उस केस में वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगा उसके 2 एडवांटेज आपको लिखने हैं। तो पहला क्या है, पहला एडवांटेज है द ऑरेंज प्रोड्यूस आर सिमिलर इन साइज, जो ऑरेंज प्रोड्यूस होंगे उनका साइज जो है वो सिमिलर होगा, यानी कि एक जैसे साइज होगा। सेकंड पॉइंट है मैनी ऑरेंजेस डू नॉट प्रोड्यूस वाइएबल सीड, बहुत सारे ऑरेंजेस जो है वो सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एंड हेज इसीलिए जो वेजिटेटिव मेथड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, यानी कि जो एम्ब्रायो है जब वो ग्रो कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो न्यूट्रिशन माँ के ब्लड से कैसे लेता है? तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेसेंटा के थ्रू ही लेता है। तो लेकिन प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल तरीके की विशेष प्रकार के उत्तक से ये क्या करता है, हेल्प लेता है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। दिस इज अ डिस्क, ये एक डिस्क होती है विच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल, जो कि यूटेराइन वॉल में एम्बेडेड होती है, यानी कि धसी होती है, एंड ट्रांसफर्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स टू द एम्ब्रायो, और मदर से एम्ब्रायो के अंदर क्या करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बोलते बोलते भी मैं थक गया, बहुत देर हो गई है। अब कुछ क्वेश्चन और हैं, ज्यादा इंतजार नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन और फिर टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना, बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द टर्म प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होती है? लिस्ट 2 चेंजेस ऑब्जर्व इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के दौरान गर्ल्स के अंदर चेंजेस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द पीरियड व्हेन द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ, यानी कि वह काल जिस दौरान क्या होता है, बॉडी की जनरल ग्रोथ होती है, बिगिंस टू स्लो डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर, और क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होती हैं वो मैच्योर होने लगती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी की एज बोलते हैं, यानी कि किशोर अवस्था बोलते हैं। तो इस दौरान गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस आता है? पहला चेंज आता है कि जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होने लगता है। सेकंड है मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन, आपको एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है जो कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। लिस्ट 3 कंडीशंस फेवरेबल फॉर स्पोर टू जर्मिनेट एंड ग्रो, आपको 3 कंडीशन भी लिखनी है जो कि स्पोर फॉर्मेशन के लिए क्या होती हैं, फेवरेबल होती हैं। तो फर्स्ट है हमारा रिजोपस प्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिजोपस जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके लिए कंडीशन कैसी होनी चाहिए? पहला कि कूल प्लेस होना चाहिए, दूसरा मॉइस्ट प्लेस होना चाहिए, तीसरा डार्क प्लेस होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर है इसका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द 2 टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स, हमें 2 तरीके की जर्म सेल्स के बारे में लिखना है, प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग, जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हाउ डू दे स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो कि स्ट्रक्चर के मामले में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, द 2 टाइप्स ऑफ जर्म सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स आर स्पर्म एंड ओवा, मेल्स के अंदर स्पर्म होता है, फीमेल्स के अंदर ओवा होता है, यही 2 अलग अलग तरीके की जर्म सेल है। द स्पर्म ऑफ ह्यूमंस हैव आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, जो
ह्यूमंस के अंदर होता है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और ओवा के अंदर ओनली एक्स क्रोमोसोम्स होता है। इसीलिए कभी भी अगर लड़की पैदा होती है तो उसके लिए हमेशा मेल जिम्मेदार है, ना कि फीमेल। ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स एक्स और एक्स एक्स क्रोमोसोम ही है, वो तो अपना पार्टिसिपेशन करेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो एक्स ही डोनेट कर सकती है। डोनेट कौन करेगा? मेल करेगा, या अगर वो एक्स देता है तो फीमेल होगी, वाई देता है तो मेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा? मेल करेगा, क्योंकि भाई मेल के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड है कि बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी। द स्पर्म इज स्ट्रक्चरली लॉन्ग विद अ टेल। स्पर्म जो होता है वो बहुत लंबा होता है और उसकी एक टेल भी होती है। अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी तो हमारा जो टैगलाइन थी वो टैगलाइन भी यही थी कि हमें पैदा होने के लिए भी मिलियंस ऑफ स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। तो काफी सारे स्पर्म जो है इजेक्ट होते हैं इंटरकोर्स के दौरान, तो उसमें से कोई एक स्पर्म ही क्या करता है? एग्स को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो थंबनेल दिखा होगा उस पे भी स्पर्म की फोटो जो है वो लगी थी। द ओवा इज राउंड इन स्ट्रक्चर, और ओवा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? राउंड होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आप लोगों को समझ में भी आया हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और शेयर भी कर देना। थैंक यू।